Hi everyone, welcome to Super Academy. I hope you are doing very well and I am grateful for your support. Please keep supporting us. Thank you so much. Or today I will teach you DPSP Directive Principle of State Policy, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आज शुरू करेंगे नया चैप्टर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इससे पहले मैंने आपको 4 पार्ट कंप्लीट कराए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 पार्ट कंप्लीट कराए हैं। आज हमारा 4th पार्ट शुरू होगा। ये मैच द फॉलोइंग में अक्सर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे, मैच द फॉलोइंग में पूछता है कौन सा भाग किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसको हर पार्ट को ध्यान से समझना है और समझते हुए चलना है। ठीक है, भाग 1 में मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 1 से 4 जो किससे संबंधित है, राज्य और उसके क्षेत्र, संघ और क्षेत्र, संघ उसके क्षेत्र, संघ और उसके क्षेत्र। ठीक है, भाग 1। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता का वर्णन है, नागरिकता। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, जो हमने अभी कंप्लीट किया है। फिर इसके बाद भाग 4 आज शुरू करेंगे। भाग 4 36 से 51 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको ध्यान से अपने जहाँ नोट्स बनाते हो वहाँ पार्ट्स लिख के और उसके आगे लिखना ना कौन किससे संबंधित है, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि आर्टिकल कौन सा भाग किससे संबंधित है। ठीक है, आज ये पढ़ेंगे भाग 4 36 से 51 DPSP भारतीय संविधान में दी गए हैं। DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहले समझो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्या मतलब है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से मतलब या आशय यह है कि राज्य जब भी नीतियां बनाएगा इन तत्वों को आदर्श रूप में अपनाएगा। ठीक, जब भी नीतियां बनाएगा, जैसे कोई भी नीति बनाई जाएगी राज्य के द्वारा, उसमें लोक कल्याण का ध्यान रखा जाएगा। तो ये क्या है, राज्य के लिए एक निर्देश है, राज्य का कर्तव्य है कि जब भी नीतियां बनाए तो इन आदर्शों को ध्यान में रख के, संविधान के आदर्श हैं इनको ध्यान में रखा जाएगा। जब मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, यानी मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र को आगे बढ़ाना। लेकिन जो DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत में बहुत सामाजिक तौर पर भी भेदभाव था, असमानता थी, और आर्थिक तौर पर भी काफ़ी भेदभाव था, असमानता थी। तो इसीलिए इनको लाया गया कि ये राज्य इन आदर्शों को अपनाएगा और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेगा। ठीक, समझ में आया। राज्य के लिए नैतिक आदर्श है, राज्य का कर्तव्य है इनको लागू करे। ठीक, ये न्याय योग्य नहीं है। जैसे मौलिक अधिकारों में गारंटी दी गई है कि मौलिक अधिकार को लागू करेगा सुप्रीम कोर्ट, वो न्याय योग्य है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर DPSP के तहत जो प्रावधान किए गए हैं अगर राज्य उन्हें लागू नहीं कर पाता है तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि इन सारे जो आदर्श हैं उनको भी न्यायालय के उसमें लागू किया जाए, यानी प्रवर्तनीय बनाया जाए। समझ आया? नीति निर्देशक तत्व। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, संविधान में निर्देशक तत्वों का विभाजन नहीं किया गया, लेकिन इसको जो आपकी बुक्स हैं उसमें इनके प्रकृति के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, समाजवादी, जो समाजवादी आदर्श को आगे बढ़ाते हैं, समाज में समानता स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें समाजवादी निर्देशक तत्व बोलते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं उदारवादी। उदारवाद का मतलब होता है, वैसे तो समाजवाद, उदारवाद एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, लेकिन यहाँ पर समाजवाद से हमारा आशय है, भारतीय संविधान में जो समाजवाद को अपनाया गया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया है, साम्यवादी समाजवाद नहीं अपनाया गया। साम्यवादी समाजवाद वो होता है
जब सारे संसाधनों पर, उत्पत्ति के और उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार होता है, वहाँ समाजवाद होता है। लेकिन हमने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। इसका मतलब ये है समाज में जितनी भी असमानता है उसको रिड्यूस करना, सभी को समान लाना और समानता स्थापित करना। ठीक है, सभी को समान लाना और जो गरीबी है यानी अमीर और गरीबी का जो गैप है उसको कम करना। तो समाजवाद हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है, सभी की भागीदारी। ठीक, और उदारवाद, आइडियोलॉजी का मतलब है उदारवाद या पूंजीवाद हम कह दें, जहाँ उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। लेकिन यहाँ पर उदारवाद का मतलब है जहाँ नियमों में थोड़ी कठोरता कम है, ठीक, नियमों में ढील दी जाए तो उदारवाद उसे भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक मैं बता रही थी आपको कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका विभाजन संविधान में ऐसा नहीं है, ध्यान रखना है। आपके बुक्स में इनके प्रकृति के आधार पर इनको बांटा गया है। कैसे? समाजवाद, उदारवाद, उदार बौद्धिक या उदारवादी और गांधीवादी। जो गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित हैं उन्हें गांधीवादी, जैसे कि पंचायतों का निर्माण करना, ये गांधीवादी आदर्श है। ठीक है, इनको मैं आगे अपने जो मैं आपको नोट्स से पढ़ाऊंगी तो डीप बताऊंगी, अभी इतना ध्यान रखना है। ठीक है, डीपीएस भी समझना है। भाग 4 में 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, न्याय योग्य नहीं है यानी न्यायालय इन्हें लागू नहीं कर सकता, और इनको 3 भागों में बांटा जाता है, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। ठीक है, यहां से शुरू हो गया हमारा चैप्टर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाम से भी पता चल रहा है कि राज्य को निर्देश देते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग और अनुच्छेद का ध्यान रखना है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से। जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे तो वो भी बताया था कि हमने फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए हैं, यूएसए के संविधान से। इसी तरह डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। ये मैंने आपको बताया था, पीछे पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। ठीक है, कहते किस देश से लिए हैं, हमने किस देश से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ठीक, संविधान से लिए गए और आयरलैंड के संविधान में से स्पेन के संविधान से लिया है। आयरलैंड ने स्पेन से लिया और स्पेन से हमने लिया। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से, ध्यान रखना है। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा और दर्शन कहा जाता है। ये स्टेटमेंट पूछ लेगा, मूल अधिकारों के साथ यहाँ पे डैश, किसको संविधान की आत्मा और दर्शन कहा जाता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहा जाता है। ठीक, क्लियर? राज्य के लिए नैतिक आदर्श है और राज्य का कर्तव्य है कि वो उसे लागू करे। इनका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोक कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक, निर्देशक तत्वों की विशेषताएं, जैसे कि मैंने आपको जब अपने मौलिक अधिकार शुरू करे थे, मैंने आपको विशेषताएं पढ़ाई थी पहले, ताकि आप मौलिक अधिकारों को अच्छे से समझ सकें। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों की पहले विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि इनमें क्या क्या इनकी विशेषताएं, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। पहले, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कानूनों को प्रभावी बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में, राज्य नीतियों और कानूनों को प्रभावी बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। मैंने आपको बताया ये न्याय प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब कि राज्य इन्हें लागू करना राज्य के ऊपर निर्भर किया गया है। ठीक, राज्य के लिए क्या है, राज्य के नैतिक कर्तव्य, राज्य के लिए आदर्श है कि जब भी राज्य कोई नीति बनाएगा, कोई कानून बनाएगा तो इन आदर्शों से रिलेट करके बनाएगा, इन आदर्शों को ध्यान में रखकर बनाएगा। ठीक, ये क्यों बनाया गया है, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए। नीतियां और कानून बनाते समय राज्य इनको ध्यान में रखेगा। नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखित अनुदेशों के समान है। किसके समान है, जो 1935 का अधिनियम था उसमें अनुदेशों के समान है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विषयों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है, जैसे कि संविधान की प्रस्तावना में
परिकल्पित है, यानी संविधान के जो आदर्श हैं उनको ये प्रेरित करता है और राज्य का नैतिक दायित्व है। संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है, इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। पुलिस राज्य का निर्माण ना करके लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, जिसमें लोगों का कल्याण हो। लोक कल्याण का मतलब है लोगों का कल्याण, यानी पब्लिक वेलफेयर। जैसे कि आज हम वेलफेयर स्कीम्स देखते हैं तो किसके तहत है, डीपीएसपी के तहत। जैसे पीडीएस, मनरेगा, पेंशन्स आती हैं बहुत सारी, ठीक है, तो वो लोक कल्याण को बढ़ावा देती हैं। शिक्षा के लिए सरकार की योजनाएं, जितनी भी सरकारी योजनाएं लोक कल्याण की योजनाएं होती हैं वो सब इसी के तहत आती हैं। निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब यह है कि अगर ये राज्य इसको लागू नहीं कर पाता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। न्यायालय द्वारा लिखा है, द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यद्यपि इनकी प्रवृत्ति गैर न्यायोचित है, तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। मतलब संविधान अगर किसी कानून की वैधता की जांच करेगा, किसी कानून की वैधता की जांच करेगा, ये कानून वैध है या नहीं, तो इसमें डीपीएसपी का सहारा लिया जा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया? 5 तरह की विशेषणाएं नॉर्मल है, ठीक है, समझ में अच्छे से आ गई होंगी। निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन इनकी प्रकृति के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जाता है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी या उदार बुद्धिजीवी। ठीक, निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, हालांकि संविधान में वर्गीकरण नहीं किया गया, लेकिन इनकी दशा और दिशा यानी प्रकृति के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। समाजवादी का मतलब मैंने बताया, जो सामाजिक समानता को प्रेरित करते हैं, समाजवादी समाजवाद को आगे बढ़ाएं, सामाजिक लोकतंत्र को आगे बढ़ाएं, वो समाजवादी। ठीक, जो गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित होंगे वो गांधीवादी, जो उदारवादी आदर्शों से प्रेरित होंगे या पूंजीवादी आदर्शों से प्रेरित होंगे वो पूंजीवादी या उदार बुद्धिजीवी। समाजवादी सिद्धांत, ये सिद्धांत के आलोक में राज्य का खाका खींचते हैं। ये सिद्धांत समाजवादी राज्य के आलोक में खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए समाजवादी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शंस दे देगा और उसमें पूछेगा कि निम्नलिखित में से समाजवादी नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं, या गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं, या उदारवादी नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं। तो अगर हम इनको एक साथ पढ़ लेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए जो समाजवाद में है उसको समाजवाद में पढ़ेंगे, गांधीवादी वाले गांधीवाद में पढ़ेंगे और उदार वाले उदारवाद में पढ़ेंगे। ठीक, फिर मैं आपको सीरियल वाइज लास्ट में बता दूंगी नोट्स में, लेकिन ध्यान रखना है जो समाजवादी हैं, एग्जाम में इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से समाजवादी आदर्श हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, आज हम कंप्लीट करेंगे समाजवादी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहले यहाँ समझो एक चीज़, डीपीएसपी या मैं बोर्ड पे समझाऊँ आपको। डीपीएसपी लिख रही हूँ, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। शुरू होते हैं कहाँ से, 36 से 51। तो आर्टिकल 36 क्या कहता है, ये राज्य को परिभाषित करता है। राज्य को परिभाषित करता है, राज्य क्या है, राज्य को परिभाषित करता है सेम ऐसे ही जैसे आर्टिकल 12। जब मौलिक अधिकार पढ़ाए थे, मैंने आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने राज्य की परिभाषा बताई थी आपको, जो आर्टिकल 12 राज्य को परिभाषित करता है, राज्य क्या है। इसी तरह आर्टिकल 36 राज्य को परिभाषित करता है कि इसमें जो राज्य यूज़ किया गया है वो राज्य क्या है। मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसी संस्था या संगठन जो नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, राज्य है। केवल सरकार ही राज्य का पर्याय नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी संस्था या संगठन जो नियम कानून बनाने के लिए, अपने नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, राज्य है। ठीक है, तो आर्टिकल 36 अनुच्छेद 36 राज्य को परिभाषित करता है, ऐसे जैसे आर्टिकल 12 में परिभाषित किया गया है। फिर 37
आर्टिकल 37 कहता है ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्याय प्रवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय इनको लागू नहीं कर सकता। जैसे मौलिक अधिकारों को लागू न्यायालय करता है, ऐसे न्यायालय इन्हें लागू नहीं कर सकता, न्यायालय द्वारा लागू नहीं, या न्याय प्रवर्तनीय नहीं है। तो 36 और 37 समझ में आया। इसके बाद शुरू होते हैं हमारे समाजवादी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आर्टिकल 38 आर्टिकल 38 कहता है लोक कल्याण की अभिवृद्धि। लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोक कल्याण यानी कि वेलफेयर, लोक यानी लोगों का, सामाजिक यानी कल्याण, वेलफेयर। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। कैसे? आय और प्रतिष्ठा की सुविधाओं और अवसरों की असमानता, अवसर की असमानता को समाप्त करना। कौन कहता है? अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात की गई है। अनुच्छेद 38 सुरक्षित करना, क्या क्या सुरक्षित करना? ये आर्टिकल 39 यानी कि अनुच्छेद 39 कहता है सभी नागरिकों के जीवन के लिए पर्याप्त साधन कौन सुनिश्चित करेगा? राज्य। लेकिन ये राज्य का कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है उसका, ये न्यायालय में लागू नहीं है, उसकी अपनी मर्जी है, वो चाहे तो लागू करे। अगर उसके पास संसाधन नहीं है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते कि ये हमें दिया गया है, इसे लागू नहीं किया गया। सभी नागरिकों के लिए जीवन के पर्याप्त साधन करने का अधिकार, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रीकरण रोकना। संकेंद्रीकरण का मतलब है कि पैसा एक के पास पैसे का डिसेंट्रलाइज करना, सेंट्रलाइज नहीं हो जाए कि एक बहुत ज़्यादा अमीर हो गया और एक बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक, समान कार्य के लिए समान वेतन। कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बलात् श्रम से संरक्षण करना, बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर। अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 सुरक्षित करता है जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए। फिर आता है अनुच्छेद 39 के या अनुच्छेद 39(39)A। क्या कहता है? समान न्याय, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता किसमें दी गई है? अनुच्छेद 39 के में। निःशुल्क विधिक सहायता, काम पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए और बेकारी, बुढ़ापा और बीमारी और निरुष्टता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार। यानी कि लोक सहायता पाने का अधिकार कब? काम पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए। जैसे काम पाने में मनरेगा पढ़ते हैं हम, जिसमें रोजगार की गारंटी दी गई, 100 दिन के रोजगार की गारंटी, तो काम पाने का अधिकार। ठीक, शिक्षा, वेलफेयर में बहुत सारी शिक्षा और पेंशन चढ़ाई जाती हैं, जैसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता, बुढ़ापे में पेंशन, बीमारी में पेंशन दी जाती है। तो इस तरह की लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, लेकिन कुछ दशाओं में। ठीक, काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने का अधिकार उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 कहता है आर्टिकल 42, या आर्टिकल 41 है। 42 कहता है कि काम की न्याय संगत, अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, ठीक, वो 8 आवर उसे काम करना है, तो उसे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया जाए कि वो उस टाइम पीरियड में थोड़ा कम काम कर ले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर उसकी दशा, मनोचित दशा ठीक नहीं है, काम तबीयत खराब है, तो उस टाइम पे भी उससे उतनी ही मजदूरी कराई जाए जितनी वो पहले करता था। ठीक, तो यहाँ पे इसके लिए अधिकार किसमें दिया गया? अनुच्छेद 42 में। सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। मतलब किसी की मजदूरी इतनी होनी चाहिए कि उसका जीवन निर्वाह हो जाए। तो किसमें कहा गया है? आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 43 कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी और शिष्ट जीवन उपलब्ध कराएगा कौन? राज्य। लेकिन ये राज्य के नैतिक कर्तव्य है। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना, यानी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भूमिका।
48A, 48 क्या है ये? 48A, पोषण आहार और पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। जैसे कि पोषण स्तर ऊंचा करने के लिए पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना, तो ये किसके लिए चलाई गई? लोक कल्याण की तरह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत। पोषण 2.0, ठीक है, पोषण 2.0, स्वास्थ्य में सुधार, लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए आयुष्मान भारत योजना है, ठीक, जीवन स्तर में सुधार करने के लिए उज्ज्वला योजना है, ठीक, जिसमें गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, ठीक, या प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो इस तरह की योजनाएं लोक कल्याण के हित में चलाई जाती हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए तहत आती हैं कि राज्य जब भी नीतियां बनाएगा तो उसमें इन निर्देशक तत्वों को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा। तो ये जितने मैंने आपको पढ़ाए ये समाजवादी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ध्यान रखना है, समाजवादी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। कौन कौन से हैं? आर्टिकल से ध्यान रखना है, अनुच्छेद 38। समाजवादी में कौन कौन से आते हैं? अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि सुरक्षित करना, समान कार्य के लिए समान वेतन, सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त साधन, ठीक है, कामगारों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। किसमें आता है? अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 38, 39 समाजवादी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। फिर इसके बाद निःशुल्क विधिक सहायता 39 के 41 काम पाने और शिक्षा, यानी कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार किसमें दिया गया? 41 में। 42 में न्याय संगत और मनोचित दशाओं में तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना 42 में। फिर सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर 43 में, अनुच्छेद 43। उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भूमिका 43 के, और पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक सहायता, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये 47। तो ये सारे जितने भी हैं समाजवादी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। मैं शॉर्ट में नोट करा रही हूँ, उसको नोट करो, इसको भी नोट कर लेना है। 36, आर्टिकल 36 राज्य को परिभाषित करता है कि राज्य क्या है। आर्टिकल 37 न्यायालय बताता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और न्याय परिवर्तनीय नहीं है, न्याय परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा 38, आर्टिकल 38 क्या कहता है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि। ये नोट कर लेना, लोक कल्याण, नोट जो बनाना है वो इसके बनाने हैं। लोक कल्याण की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 39 कहता है सुरक्षित करना। क्या क्या सुरक्षित करेंगे? ठीक है, सभी नागरिकों के लिए, ये मैं बोल रही हूँ, लिख लो, सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त साधन, सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त जीवन के पर्याप्त साधन हो, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, और बालकों के लिए स्वास्थ्य के अवसर, बालकों के लिए स्वास्थ्य अवसर। फिर आर्टिकल 39 का क्या, 39A क्या कहता है? निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। लेकिन ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि राज्य आपको दे या ना दे, ठीक। ये 40, आर्टिकल 40 आ गया है। इसके बाद तो मैं बता रही हूँ ग्राम पंचायत, वैसे ये गांधीवादी तत्व में आएगा, गांधीवादी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आएगा, लेकिन हम सीरियल से चल रहे हैं तो 39 के बाद 40 ग्राम पंचायत की व्यवस्था करता है। ग्राम पंचायत 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार। कौन कौन सी दशाओं में? बेरोजगारी, बुढ़ापा, ठीक, बीमारी। कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार, राज्य आपकी सहायता करेगा कुछ दशाओं में, जब बेरोजगारी, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और
बुढ़ापा पेंशन जो दिया जाता है, ठीक है। अब 42 मजदूरों के लिए, रुक क्यों नहीं रहा, मनोचित दशा प्रसूति सहायता। मैंने आपको बताया यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो राज्य का कर्तव्य है कि वो उस टाइम पीरियड में उससे थोड़ा कम काम करा ले, ठीक। यदि कोई विमेन प्रेग्नेंट है तो उससे उस टाइम पे थोड़ा कम काम कराया जाए, ठीक है, उसको लीव दी जाए। तो ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 43 सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी, सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी की व्यवस्था किसमें की गई है? आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 43 का क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भूमिका, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भूमिका, कामगारों की भूमिका किसमें है? आर्टिकल 43 का कै। अब आर्टिकल 43 का खे कहता है, 43 खे, सहकारिता को बढ़ावा, सहकारिता को बढ़ावा, सहकारिता को बढ़ावा किस में दिया गया है? आर्टिकल 43 यानी 43 का खे, आर्टिकल 43 43 का खे, सहकारिता को बढ़ावा। और उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भूमिका 43 के। 43 क्या कहता है? सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, किसी भी मजदूर को इतनी वेतन मिलना चाहिए जिससे जिससे उसका जीवन निर्वाह हो जाए, कम से कम इतना वेतन उसे मिलना चाहिए, ठीक। और मनोचित दशा और प्रसूति सहायता 41 में कुछ दिशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 47, आर्टिकल 47 पोषण स्तर, और जीवन स्तर को ऊंचा करना, जीवन स्तर को ऊंचा करना। ये सारे राज्य की नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं? समाजवादी। कौन से हैं ये? समाजवादी, जो समानता स्थापित करने की प्रयास करते हैं, समानता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो समाजवादी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, समाजवादी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक। कहाँ से शुरू हुए हमारे? आर्टिकल 39, 38, 39, 40 में वो है पंचायत, ग्राम पंचायत। 41, 42, 43 का कै और खे, ठीक। और 47 ये कौन से हैं? समाजवादी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि समाजवादी, ऑप्शंस में समाजवादी राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये वाले याद कर लेना, ठीक है। वैसे तो ऑप्शंस आते हैं, इतना लिखा हुआ आएगा, आर्टिकल्स कम ही आते हैं, लेकिन अगर आर्टिकल्स भी आते हैं तो आपके आर्टिकल्स भी मैंने कंप्लीट करा दिए। इससे बाद हमारे बचते हैं उदारवादी और गांधीवादी, वो आपको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगी। थैंक यू सो मच। नोट्स बना लेना और ये आर्टिकल भी लिख लेना और इनके आर्टिकल्स में जो दिया हुआ है उसको भी कंप्लीट कर लेना। थैंक यू सो मच।